नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा सवाल रखते हैं। क्या समंदर में छिड़ने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा दंगल? और क्या फूटने वाला है महंगाई का महाबम? और कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी पूरी दुनिया को बड़े और गहरे सदमे में डाल सकती है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकेबंदी शुरू कर दी। दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये समंदर का वो हिस्सा है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। लेकिन अब ये गलियारा एक जंग का मैदान बन चुका है। इस्लामाबाद में हुई एक राजनयिक वार्ता को लेकर के जानकारी मिली। इस वार्ता में तमाम मुद्दे रखे गए, तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के रुख यहां पर सामने आए, लेकिन ये बेनतीजा रही। इस्लामाबाद में हुई राजनयिक वार्ता बेनतीजा क्या रही? इसके बाद वॉशिंगटन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान के समुद्री रास्तों को जकड़ने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस का फरमान साफ है कि ईरान के पोर्ट से आने और जाने वाले किसी भी जहाज पर अब अमेरिका की पैनी नजर होगी। अगर टैक्स देकर ईरान को वो जहाज गुजरेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी सीधे तौर पर ईरान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वार है। और पेंटागन की एक रिपोर्ट भी इस बीच सामने आई है। पेंटागन ने ईरानी नौसेना को सख्त अलर्ट किया है, चेतावनी दी है कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी ईरानी नाव या पोत अमेरिकी जहाजों की तरफ बढ़ने की हिमाकत भी करेगा तो उसे वही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अब चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और यहां पर बातचीत भी करेंगे कि आखिर ये कीलेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, ये हॉर्मुज डल जो कहा जाए पूरी तरीके से एक डर का साया इस वक्त बना रहा है पूरी दुनिया पर। कुछ डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका की धमकी हॉर्मुज पर इस वक्त घमासान छिड़ता हुआ कैसे नजर आ रहा है। किसी जहाज को गुजरने और आने जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, हॉर्मुज को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ईरान को भारी झटका भी लगेगा। हर दिन $435 मिलियन का नुकसान होगा। साथ ही आपको बता दें, इससे चीनी जहाजों को डायरेक्टली मैसेज दिया है। 15 लाख बैरल तेल रोज ईरान निर्यात करता है। 90% तेल खर्ग द्वीप से एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर भी बड़ा खतरा और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया और जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही टकरार और चक्रव्यूह जो है वो और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, रिटायर्ड। पहला सवाल हिमांशु जी आप ही से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त ऐसा कहा जा रहा है पूरी फसाद की जड़ माना जा रहा है। अभी तक तो हम देख रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकना था, अभी तक तो यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकना था, डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक तो रजीम चेंज चाहिए था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है, एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जहां से इस वक्त जंग को आगे ले जाना है या जंग पर सहमति बनानी है या उसे रोक देना है। इस पर सीधे सीधे रुख नजर आ रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ये सब तो अब सेकंड पॉइंटर बन चुके हैं। प्रायोरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नमस्कार, जय हिंद। देखिए ऋतु, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो बाधित होती है। जहां तक यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है या मिसाइल्स की बात है या ड्रोन्स की बात है, तो उससे इतना व्यापक असर देश पे, किसी विदेशी देशों पे या फिर पूरा जो विश्व है उस पे नहीं पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कवर किया कि 15 लाख बैरल तो चाइना लेता है वहां से तेल। तो आप देखिए, अगर चाइना जैसा देश वहां से इतना तेल ले रहा है तो बाकी देश भी कितना तेल ले रहे होंगे। ये तो सिर्फ खार्क से निकलता है। इसके अलावा अगर हम आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो वो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि पिछले 100 सालों में इस तरह का संकट पूरे विश्व में नहीं देखा है। जबकि हम जानते हैं कि 73 में, 79 में और जब खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 में, तब भी पूरे विश्व में तेल का संकट पैदा हुआ था, जिससे
विश्व ने मंदी देखी थी। लेकिन इस तरह का जो ये संकट है, ये तो सेल्फ क्रिएटेड है, जिसमें हम कहते हैं ना कि बाकी लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी पे पैर लग गया। यहाँ है ट्रम्प जी कहते हैं कि कुल्हाड़ी तुम वहीं रहो, मैं आके तुम पे कूदूंगा। तो वो खुद तो लहूलुहान हो रहे हैं इसमें, लेकिन पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इससे धराशायी हो रही है। बात सिर्फ ये नहीं है कि रसोई गैस को या छोटे मोटे व्यापार को उसको प्रभावित करेगी, लेकिन जितने भी विश्व के आप व्यापार देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन से हर चीज अफेक्टेड होती है। आपकी खेती है, आपका एल्युमिनियम है, मतलब छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीज आपके सिर्फ एनर्जी सेक्टर से कनेक्टेड है। बाकी अगर आप मेडिसिन की या किसी और चीज की बात करें तो देखिए उसको हम थोड़ा अछूता मान सकते हैं, बट Exactly. एनर्जी क्राइसिस पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इसमें सबसे जो खतरनाक बात इस समय जो आ रही है वो ये है कि चाइना ने बहुत क्लियरली बता दिया है अमेरिका को कि हमारे उनके साथ में व्यापारिक, सामरिक और रणनीतिक संबंध हैं और हम इसमें आपका इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी खबर है कि काफी सारे जहाज जो हैं ईरान की तरफ आए हैं फ्रॉम चाइना, जिसमें कि कुछ शिप्स भी हैं और कुछ एयर बोर्न कार्गो शिप्स भी हैं, जो कि बहुत सारा ऐसा सामान लेके आए हैं जो युद्ध में इस्तेमाल होगा। रशिया अपनी तरफ से ऑलरेडी उनके डेलीगेट्स निकले हुए हैं बातचीत के लिए। तो चीजें बहुत खतरनाक हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ से भी जो आईएनएस विक्रांत है, नाउ इट इज गार्डिंग, वो बहुत आगे है, वो अब कहीं अपने बेस में नहीं है, वो भी बहुत आगे इंडियन ओशियन में खड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको एक डर है कि एक मामूली सी चिंगारी, इसमें अगर जरा सा भी मिसकैलकुलेशन हुआ तो युद्ध डेफिनेटली भड़क सकता है। अब देखना यह है कि कौन कितनी मैच्योरिटी के साथ में अब इसको हैंडल करेगा। जी एब्सोल्युटली हिमांशु जी। और यूके देवनाथ सर, आपसे सवाल मेरा यही रहेगा। एक तरफ तो अमेरिका कहता था कि चाहे ईरान का कॉल हो हॉर्मुज को बंद कर देने का या वहाँ पर से टैक्स वसूलने का, वो गलत है। कर अब अमेरिका भी वही रहा है। अब हम देख रहे हैं कि लेयर बाय लेयर हर डगर पर हॉर्मुज में दो दावे बहुत पुख्ता तौर पर सामने आ रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी आती है कि ईरान वहाँ पर माइंस बिछा देता है, ईरान वहाँ पर पूरी तैयारी कर लेता है, नाकेबंदी कर लेता है। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए, अब अमेरिका उसके बाद एक लेयर रेडी करता है। अब आप पिक्चर देखिए, एक ऐसा पाथवे जहाँ से पूरी दुनिया का 20% तेल का कारोबार होता है और वहीं पर ये दो दो तिकड़ियां लग रही हैं। ये कैसा महाबम साबित होगा महंगाई का दुनिया के लिए? रितु जी, आपने सही कहा। देखिए विडंबना, जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका इतना जोर लगा रहा था, अमेरिका ने तो अपने नेटो के एलाइज और दुनिया भर में अपने मित्र देशों को इनवाइट किया था आज से 15 दिन पहले कि आओ और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलवाने में मदद करो। वही अमेरिका आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने वाली शिप्स को बाधित करने की सोच रहा है। ये दिखाता है कि अमेरिका में शायद डोनाल्ड ट्रंप की दूरदृष्टि का अभाव है। अब ईरान तो पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जब वो कहता था कि बंद कर रहा है, बंद कर देगा, तो असल में क्या था, ईरान अपने मित्र देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जाने दे रहा था। सिर्फ वह देश जो अमेरिका के समर्थन में रहते हैं और ईरान के विरुद्ध रहते हैं, सिर्फ उनके जहाजों को ईरान टोल टैक्स लेने के बाद जाने दे रहा था। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान की तरफ से खुला हुआ था, ऐसा नहीं कि बंद है। सिर्फ अमेरिका के और इजराइल के शिप्स को ईरान बाधित कर रहा था। अब जो अमेरिका कर रहा है तो हमने कभी सुना ही नहीं कि दुनिया का एक जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार देश, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एक गली मोहल्ला होता है, गली मोहल्ले में एक गली में पहले पंच बैठी हुई है, उसके बाहर एक ऐसा शेर बैठा हुआ है जो जाने ही नहीं दे रहा है, गुजरने ही नहीं दे रहा है। और वो शेर सुपर पावर जैसा लग रहा है। अभी तो सुपर पावर ये कोशिश कर रहा है कि अगर हमें ना मिले इसका फायदा तो एटलीस्ट ईरान और चीन को भी ना मिले फायदा। ये हाँ रितु जी, हो रहा है ये, जैसे कि कर्नल हिमानी ने बताया कि अब अमेरिका कोशिश क्या कर रहा है। अमेरिका की नेवी की कर्नल हिमांशी यूके देवनाथ सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सॉरी। अच्छा, अमेरिका क्या कर रहा है अभी, उसकी हिम्मत नहीं है नेवी की कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप्स को भेजे।
हिम्मत नहीं है। इस तरह से अमेरिका की अभी भी हिम्मत नहीं है कि वो पर्शियन गल्फ में अपने शिप्स को तैनात करे, हिम्मत नहीं है। अमेरिका ने अपने 15 जहाजों को जो ब्लॉकेड के लिए लगाया है, कहाँ लगाया है? डर के मारे ईरान से दूर अरब सागर में लगाया है और ओमान की खाड़ी में लगाया है कि अगर कोई जहाज ईरान से कच्चा तेल लेकर पर्शियन गल्फ से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, तो फिर अमेरिका की नेवी उसको इंटरसेप्ट करेगी, उसे रोकेगी। तो जाहिर बात है कि जो जहाज निकलेंगे ईरान से कच्चा तेल लेकर, ज्यादातर तो खड़क आइलैंड की तरफ से ही आएंगे और ज्यादातर संभावना ऐसा तो यही है नहीं कि वो है चीन योगी का देवनाथ हो। सर के खार्गो को लेकर कुछ नहीं कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस लड़ाई में संघर्ष में हर वो पॉइंट टच किया है जहां से ईरान को कमजोर किया जा सकता है। हमारे पास दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रमेश ठाकुर सर कनेक्ट। रमेश सर, अभी दावे बनाम हकीकत, ये जो लड़ाई हम देखते हैं वो एक तरफ, दूसरी तरफ नाकेबंदी की तस्वीर और तीसरी तरफ चीन है। चीन ने भी बहुत कड़े शब्दों में इसको लेकर कहा है कि अगर इस तरीके की कोई कोशिश की जाती है, क्योंकि हम देखते सबसे ज्यादा नंबर्स में जो जहाज गुजर रहे हैं वो चीन के ही गुजर रहे हैं हॉर्मुज से। अब ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा इसका, और स्पेशली ऑन चीन? देखिए रितु, इस्लामाबाद टॉक्स जब से विफल हुई है उसके बाद ये जो युद्ध है ये 2 कदम अब आगे बढ़ चुका है। अब तक हम जो ऊर्जा संकट को हल्का फुल्का तरीके से महसूस कर रहे थे, मुझे लग रहा है इसका दूसरा भाग अब यहाँ से शुरू होने वाला है। बहुत कोशिशें की गई कि ये चीजें सुधर जाएं, रुक जाएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो हठधर्मिता है और जो उनकी एक मोनोपोली रही थी, सोच ऐसी रही थी कि हार्मोन के ऊपर हम लोग स्टेट हार्मोज को कब्जे में ले लें, उसका जो स्वामित्व होगा वो हमारे तरह हो जाए, जो वेनेजुला में इन्होंने करा। तो मुझे लगा वो पूरी तरीके से विफल हो गया। हुआ क्या, जब टॉक हो रही थी इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होना था, विमर्श होना था, और ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल था उससे पहले आ गया था, 4-5 घंटे पहले आ गया। तो उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके जितने भी वहां डेलीगेट्स थे उनसे बात की कि हमारी जो मांगे हैं इस पे हैं, इससे ज्यादा हम लोग दाएं बाएं बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही उनके उप विदेश मंत्री जैसे वहां पे पहुंचते हैं तो उन्होंने नए मांगों का चिट्ठा रख दिया। तो मुझे लग रहा कन्फ्लिक्ट यहाँ से ज्यादा हो गया है। उसके बाद में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया हमारी जो मांगे हैं हम उसी पे अटल रहेंगे। और एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है ईरान की तरफ से, वो बेफिजूल कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी तरीके से वो बात कर रहे हैं। अगर कोई बात के बिचौलिए अगर कोई बात करने की या उसे युद्ध को रुकवाने के लिए अगर बात करते हैं, वो खट से आगे आ जाते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना, कम से कम बात ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और बात में तो कोई स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। अब बात आ जाती है ऊर्जा संकट को, जैसे कर्नल शिवानी जी मैडम ने कहा और ग्रुप कैप्टन साहब ने भी कहा। देखो ये स्थिति मुझे लगता है सुधरी नहीं है, इससे ज्यादा और बढ़ चुकी है। अब ये बढ़ कैसे गई है ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, पानी की तरह, बिल्कुल एक दूध की तरह, पानी की तरह बिल्कुल साफ है। अमेरिका जो चाह रहा है वो एक तरफा कार्रवाई चाह रहा है, और जो वो चाहता है कि वही होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है ईरान कभी होने नहीं देगा। अब इस बीच में हम लोग लड़ाई में किसका नाम ले रहे हैं? ईरान का नाम ले रहा है, अमेरिका का नाम ले रहा है। इजराइल मुझे लगता है बहुत पीछे हट गया है। इजराइल उन्होंने कदम पीछे हटा दिए। तो ये फुल फ्लेश अब जो युद्ध रह गया है वो अमेरिका और ईरान के बीच का रहा है। लेकिन जिस दिलेरी के साथ में और जिस अपनी तकनीकी और जो अभियान के साथ में जो ईरान लड़ाई लड़ रहा है, मुझे लगता है दांत खट्टे ही नहीं कर दिए हैं उनको। किसी तरीके से अमेरिका चाह रहा है कि इससे निकलें और हमारी जो मांगे हैं और हमारी जो मनमुताबिक चीजें हैं वो पूरी हो जाएं। रोहित सर इसी पर बताइएगा। एक तो अलग अलग मूव सामने आ रहे हैं अमेरिका के, हम देखें, और डेडलाइन पे डेडलाइन, तारीख पे तारीख तो दे ही रहे हैं। अभी तक तो जंग रुकवाने को लेकर दे रहे थे, जंग को और भीषण करने को लेकर दे रहे थे, अब तो हॉर्मुज खुलवाने पर बात आ गई है। ये चीजें आगे कहाँ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? अमेरिका और ईरान क्या एक पेज पर आ पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, एटलीस्ट फॉर दी सेक ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी? मैम अभी थोड़ी देर पहले बोले तो 6-7 घंटे पहले ईरान का एक शिप स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोन से पास हुआ है, कार्गो शिप जिसका नाम है फरहान नेट 3, और वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन किया। पास करने के बाद उसने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन कर लिया।
तो कहीं ना कहीं कुछ हमें दिख रहा है कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में। ये भी एक खबर आई है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकती है, उसका टाइम पता लग रहा है थर्सडे। और ये भी पता लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से नेगोशिएट कराएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद में ही करवाएगा। हालांकि पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा शक हमें करना चाहिए, ईरान भी कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सैनिक भी भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया और Absolutely. अपने एयरफोर्स के प्लेन भी भेज दिए। तीसरी खबर जो आ रही है वो ये है कि थर्सडे को ये टॉक्स हो सकती है। तीसरी खबर जो आ रही है वो ये है कि ईरान इस चीज के लिए राजी हो गया कि हम अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 5 साल तक रोक। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि ओबामा ने ईरान से जो एग्रीमेंट किया था उसको ट्रंप ने तोड़ दिया। तो क्या नेक्स्ट कोई नेक्स्ट तो इतना ट्रम्प टाइप तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो क्या, ये भी ईरान के दिमाग में होगा। तो ईरान की बाकी शर्तों का क्या होगा उसके बारे में हमारे पास डिटेल नहीं है अभी तक। पहली उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये थी कि और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर हॉर्मुज को लेकर चीन की ओर से जा रहे टैंकर्स को लेकर यूएस ब्लॉकेज के शुरू होते ही हलचल बढ़ गई है और बताया जा रहा है कि दोनों टैंकर्स हॉर्मुज के पास वापस लौटे हैं। होते ही हलचल जो है इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट है। हिमांशी जी, हम इसे देखें तो अब 2 टैंकर वापस हो गए हैं और चीन इसमें लगातार इंटरेस्ट ले रहा है। चीन की तरफ से किम जोंग उन उनके हाथों में तो अगर कहा जाए अभी दोनों हाथों में लड्डू है। अगर हॉर्मुज खुलता है तो भी और नहीं खुलता है तो भी सिंपैथी मिलती है, क्योंकि सुपर पावर की रेस में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चर्चा भी हो रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में तो ठीक है, अमेरिका इज अ सुपर पावर, बट जैसे ही इनकी सत्ता जाएगी वैसे अमेरिका उतना पावरफुल नहीं रहेगा जैसा अभी इस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। रितु जी, अमेरिका के जो भी वीक पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी वर्ल्ड में एक्सपोज हो गए हैं और चाइना इसमें भले ही हम ये कहें कि मोर्चे पे नहीं है, लेकिन वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। जिस तरह से उसने एंटी सबमरीन्स प्रोवाइड की हैं, एंटी क्रूज मिसाइल्स दी हैं, अब तो अंडर वाटर वाला सारा जो सिस्टम है उसने प्रोवाइड किया है। और अगर इतने सालों तक जब उस पे ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए थे तो ईरान की इकोनॉमी को चलाने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। और अब भी जिस तरह से बयान उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि देखिए हमारे उनके साथ में व्यापारिक और रणनीतिक संबंध है, तो अगर आप यहाँ पर ब्लॉकेड करते हैं तो हम डेफिनेटली इसको प्रोटेस्ट करेंगे और बात आगे बढ़ सकती है। अमेरिका भी इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता है कि अगर इस तरह का युद्ध शुरू होता है तो वो डेफिनेटली अब क्षेत्रीय वॉर नहीं रहेगा, उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए चाइना को कंटेन करने के लिए वो देखिए जा भी रहे हैं। मई में डोनाल्ड ट्रंप की विजिट है। चाइना इस समय ताइवान पे भी बहुत नरम हो गया है। साउथ कोरिया की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही एंटी यूएस आ रहे हैं इस तरीके से। तो यूएस को पता है कि इस समय जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो अमेरिका उतना भले ही मिलिट्री माइट वाला पावर हो, लेकिन लोगों ने डरना बंद कर दिया है। जिस तरह के मजाक लोग बना रहे हैं, कल मैंने टीवी पे देखा था कि छोटी छोटी बच्चियों ने डोनाल्ड ट्रंप एक फंक्शन में गए हुए थे, वहां उनके खिलाफ जिस तरीके से नारे लगाए हैं जिसमें कि एप्स्टीन फाइल और पीडो फाइल होने का जिक्र किया गया है, तो न सिर्फ विदेशों में बल्कि उनके देश में भी उन पर दबाव बहुत ज्यादा है। इस ब्लॉकेड को डेफिनेटली वो नहीं बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि इस ब्लॉकेड के बढ़ते ही वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, जैसा हम सब डिस्कस कर रहे हैं, वो तो चरमरा जाएगी। देखिए इनके हिमांशु जी, और अभी अब ये होते हुए भी देख रहे हैं, एक दौर में ही ये हो गया था, लेकिन अब आगे क्योंकि दूसरी पीस टॉक्स पार्ट 2 भी होने वाला, और जैसे कि अभी रोहित सर भी बता रहे थे कि अगर ये होता है, उम्मीद तो यही है कि पॉजिटिव हो
ताकि दुनिया में जो ये इस वक्त बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, पॉजिटिव नोट पर सॉल्व हो जाए। लेकिन होने क्या वाला है, एक बड़ी खबर, उसके बाद यूके देवनाथ सर आ रही हूँ आपके पास। बड़ी जानकारी, ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद संपर्क का दावा, ईरान समझौता करने के लिए बेकरार है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि इस वक्त ईरान भी चाहता है बातचीत हो जाए और मसला सुलझ जाए। यूके देवनाथ सर, एक तरफ तो ईरान लगातार दांतों तले चने चबवा रहा है, वो ना चाहते हुए भी अपने लो कॉस्ट हथियारों के साथ जो कर चुका हमने देखा वो, और एक हवाई जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत थी उसको एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके सामने लगा दिया ईरान ने। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई, लेकिन ईरान बेकरार है कि मसला सॉल्व कर लीजिए। रितु जी, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का दबाव है कि वह इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करें। इसी के तहत वो अपनी जो सपोर्ट बेस है, रिपब्लिकन पार्टी के जो बेस है, उसको दिखा रहे हैं कि वो एक वार्तालाप असफल होने के बाद दूसरी वार्तालाप की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, उसमें शायद रिपब्लिकन पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। तो अभी अमेरिका में हो क्या रहा है कि सब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही फंड रेजिंग कर रहे हैं। वहां एक माहौल होता है इलेक्शन के 6 महीने पहले से, बड़े बड़े जो डोनर्स कहा होते तो हैं, जाता है यूके देवनाथ सर, कहा तो जाता है कि वहां की जनता को फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां की हुकूमत क्या कर क्या रही है, उन्हें सिर्फ अपने महंगाई से, इन्फ्लेशन से असर पड़ता है। और वो इन्फ्लेशन अगर होगा तो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, दोनों के खिलाफ वैसी आवाज उठेगी जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए की जा रही है अंदर खाने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी दोनों की रेटिंग बहुत नीचे है। अभी रिपब्लिकन पार्टी के जो उनके अपने ओन सपोर्टर्स हैं, खासतौर से जो लेफ्ट ऑफ सेंटर सपोर्टर्स हैं, वो भी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं। शायद वो क्रॉस वोटिंग भी कर दें आने वाले इलेक्शन के टाइम पर, और डेमोक्रेट्स को 3 से 4% का वोट का फायदा हो जाए। हो ये रहा है कि जेडी वांस जब इस्लामाबाद आए तो वो अपने प्रेसिडेंशियल कैपेबिलिटीज को नहीं प्रदर्शित कर पाए। जेडी वांस जो है अगले आने वाले इलेक्शन में 2028 में रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के हिसाब से अग्रसर हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेडी वांस को इतना दबाए हुए हैं कि अब जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको लग रहा है कि जेडी वांस जो है शायद उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, कूटनीतिक सहजता इतनी नहीं है कि वो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट के हिसाब से लॉन्च किए जा सके। तो कल जब रिपब्लिकन पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा धड़ा ये डिस्कस कर रहा था कि 2028 में जेडी वांस की जगह और किसी को रिपब्लिकन पार्टी सर 28 तो अभी बहुत 28 में तो वक्त है, मुझे तो लग रहा है मिड टर्म में ही कुछ बड़ा खेला ना हो जाए। और रमेश ठाकुर सर, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट क्या वो हवा आप देख पा रहे हैं अभी, और स्पेशली जैसा कि अभी यूके देवनाथ सर ने कहा कि रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स की इस लड़ाई में कहीं इस जंग का और इस स्थिति का फायदा डेमोक्रेट्स को ना मिल जाए। देखिए, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऋतु, अभी आपने कहा कि वहां की आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जंग हो रही नहीं हो रही है। मुझे लगता है पूरी की पूरी जितनी आवाम अमेरिका की है वो सड़कों पे उतरी हुई है। इवन अभी जो वार्ता हो रही थी उससे 2 दिन पहले इनकी कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी, जिसमें इनके कैबिनेट के लोग नहीं आए थे और इन्हीं के लोग जो सरकार से जुड़े हुए वो भी लोग नहीं आए थे। तकरीबन अब अंदर खाने घर में भी इनका विरोध हो गया है शुरू कि आप गलत कर रहे हो, इसको सुलझाइएगा नहीं वरना अमेरिका कई साल पीछे चला जाएगा। और एक बात बिल्कुल अभी शिवांगी मैडम ने सही कहा, पूरी हिमांशी मैडम ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि अमेरिका कमजोर कहां पे है, उसके लूज पॉइंट कहां पे है। तो मुझे लग रहा है आज तक चाहे ओबामा हो, डब्ल्यू बुश हो, कितने भी उनके कार्यकाल आप देख लीजिएगा, कभी ऐसी बातें बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई थी जो अब आ गई हैं। अब ईरान को लेके
चाहे न्यूक्लियर पावर हो, चाहे फिर आप वेपन्स वाली बात हो, ये दो करार जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय हुए थे, ओबामा के भी समय हुए थे, उन दोनों को भी डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिए हैं। उनकी शर्तों पे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब इस तरह की आप तानाशाही खुल्लम खुल्ला करते हो तो जाहिर सी बात है, ना सिर्फ एक देश आपसे नाराज होगा, बल्कि पूरी विश्व बिरादरी और ग्लोबल स्तर के जो लीडर हैं, चाहे उसमें कितनी कमेटियां हो, यूएनए हो, G20 हो, ब्रिक्स हो, वो सब आपसे नाराज हो गएंगे। और वो स्थिति आ चुकी है। इतनी सारे नाराजगी को झेलना, उसके बाद में ये सब करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं पूरी डिबेट में, हम हमारा हित कहाँ देखते हैं, भारत का हित इसमें कहाँ पे, भारत को नुकसान कितना हो पा रहा है, हमें मुझे लगता है उस पर भी विचार विमर्श करने चाहिए। हमारे इस वॉर से पहले 24 जहाज जो थे वहां फंसे हुए थे, जिसमें 10 अभी निकल पाए हैं। 14 कहाँ है, किस हाल में है, उसकी जानकारी भी ना सरकार हमें दे पा रही है, और ना ही ये पब्लिक डोमेन में भी बात आ रही है कि उनमें हमारे जो नेवी के लोग हैं, पायलट हैं, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, वो कहाँ है, किस हाल में है, ये बात भी वहां से निकल के नहीं आ पा रही है। तो मुझे लग रहा है ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस विफल वार्ता के बाद में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारा हित कहाँ पे है, और इससे क्या ऊर्जा संकट गहराएगा तो नहीं नहीं गहराएगा तो संतुलन अगर किस तरीके से सरकार ने बनाया हुआ है, मुझे लगता है वो भी हमारे देशवासियों को बताना चाहिए। क्योंकि पहले सरकार अभी 15 दिन तक पहले क्या कह रही थी कि ऊर्जा का संकट बिल्कुल नहीं है, लेकिन लंबी लंबी कतारें थी। एक सिलेंडर जो है पर दिल्ली में अभी तो हमने मियाद पूरी होने को आ गई है ना सर सीज फायर की। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि देश हित भी देखना चाहिए। अब नहीं देश हित रितु, उसमें म्याद के बीच में ही तो बमबारी हुई है। म्याद के बीच में ही ईरान ने ये कहा है कि भाई हमारे यहाँ, उसके बाद भी आपने गोले फेंक दिए, तो फिर म्याद पूरी क्या, सीज फायर का तो उल्लंघन दूसरी तरफ से हो गया ना। ये भी बात तो वार्ता में रखनी थी, जिसमें वो चीजें मानी नहीं गई। एब्सोल्युटली सर। और ये डिसाइड भी करेगा कि आने वाले समय में भारत के भीतर भी किस तरीके की तस्वीर रहेगी। रोहित सर, मुझे जरा इस पर बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला सुलझने को इतनी आसानी अगर कहा जाए, इतनी आसानी से हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये वाली वार्ता जो कि पार्ट 2 में होने वाली है, पीस टॉक्स, इसमें भी नहीं मसला सुलझता है, तो क्या वर्ल्ड इज ऑन द एज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 बहुत बहुत जैसे बोलते हैं कि हम प्रीमेच्योर बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें ऐसी कोई कन्फिग्रेशन नहीं दिख रही। इस वॉर को लंबा चलाने से बहुतों को फायदा है, चाइना को फायदा, रशिया को फायदा है। जो वेपन्स वेस्ट और अमेरिका दे रहे थे यूक्रेन को, वो अब डोनाल्ड ट्रंप सर, डोनाल्ड ट्रंप तो मैसेज दे रहे हैं चीन को, आप जहाज लेके जाइएगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। तो किस तरीके का फायदा चीन को? ट्रंप से बेवकूफ प्रेसिडेंट मैंने इससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश देखे थे। वो भी क्या बोलते थे, पूरी गवर्नमेंट उसे जस्टिफाई करती थी। और ये जो बोल रहे हो, अभी कल ही तो उन्होंने ट्वीट लगाया, अपने आप को जीसस क्राइस्ट दिखाया, चेडी पेंस उसे जस्टिफाई करते घूम रहे हैं। पता नहीं क्या है उनकी कहानी, अपने आप को जीसस क्राइस्ट दिखा रहे थे। गल्फ ऑफ हार्मोज को खोलने के लिए सऊदी अरेबिया का भी, सर वो ट्रंप है, यही तो दिक्कत है कि वो ट्रंप है। वो ट्रंप की जगह अगर ओबामा होता तो बहुत बेटर होता। द फैक्ट इज के ये गल्फ ऑफ हार्मोज को खोलने के लिए सऊदी अरेबिया का भी प्रेशर, उसका रीजन कि अगर यहाँ ब्लॉकेट चलेगा, ये आप जो मैप दिखा रहे हैं इसमें गल्फ ऑफ हार्मोज ऊपर, ठीक है, और नीचे की ओर, नीचे की मतलब गल्फ ऑफ एडन की तरफ या सुएज कैनाल जाने वाला जो रास्ता है, वहां पर यमन है, वहां होती रेडोजन, और उन्होंने अगर ब्लॉकेट कर दिए ऊपर गल्फ ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज में अमेरिका का ब्लैकेट, नीचे वो रेड सी पे होती इसका ब्लॉकेट, तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा कोलैप्स करेगा क्योंकि उसका तेल निकलने का पूरा सऊदी तो कोलैप्स इस तरीके से करेगा कि एक तरफ एक डगर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, एक डगर पे बबल मंडेब खड़ा है, उस पर भी आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ हो जाए। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बबल मंडेब की बात कर रहा हूँ। वहां पर होती, तो सऊदी का गेम बिगड़ जाएगा यहाँ पर, आप कह रहे हैं? यस, सऊदी का तेल कहां से निकलेगा फिर? अगर दोनों रास्ते तो बंद हो गए, या तो फिर आप मेडिटेरेनियन में लेके जाइए और पूरा अफ्रीका घूम के लाइए। ईरान पहले वार्न भी कर चुका है, हालांकि सऊदी ने कल बोला, ईरान ने पहले वार्न किया था कि एक फोन कॉल पर सर जैसा मैंने ट्रंप के लिए कहा ना कि ट्रंप तो ट्रंप है, वैसे ही सऊदी भी सऊदी है। बिकॉज सऊदी का स्टांस बदल दे वो वक्त नहीं लगता है। हमने देखा था अमेरिका का साथ था, अमेरिका के साथ खड़ा था जंग की शुरुआत होते ही, और जैसे जैसे देखा
कि ये सारी चीज़ें फेवर में ईरान के हो रही है तो ईरान की तरफ स्टैंड बदल के अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट एक तिगड़ी बनानी शुरू कर दी। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। हिमांशी जी, इस पर बताइएगा, इसमें डबल गेम और हिपोक्रेसी की आपको पाकिस्तान की नज़र आ रही है? अब आप देखिए कि इस्लामिक कंट्री ईरान, उसके सपोर्ट में जिस तरीके की प्रतिक्रिया या रुख होना चाहिए था पाकिस्तान का, वो तो हमने नहीं देखा है। लेकिन इस्लामिक ब्रदरहुड को धता बताते हुए, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, बजाय इसके कि इजराइल को लेकर के या इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर के पाकिस्तान ने कभी भी ऑन रिकॉर्ड इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि इजराइल इज अ कंट्री या वो एक राष्ट्र है भी। तो अब इस हिपोक्रेसी को कैसे डिकोड करिएगा? रितु जी, पहले मैं रमेश जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंडियन टैंकर्स। तो देखिए, कल ही भारतीय सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया था जिसमें कहा गया है कि हमारे 15 टैंकर्स फंसे हुए हैं, जिसमें एक जग विक्रम नाम का टैंकर है, जो शिप है वो कल वहां से निकला है, और जिसमें कि LNG, क्रूड, कंटेनर शिप्स, केमिकल शिप्स, ये सारे ही हैं। 7 तारीख के बाद में एक पहला शिप है जो हमारा वहां से निकला है और जो शायद आज शाम तक कांडला पहुंच जाएगा। जहां तक देखिए पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान बहुत क्लियर है कि उसको पैसा कहां से मिलता है। उसको पैसा मिलता है अमेरिका से। तो अमेरिका जो कहता है तो वो उसी चीज पे चलता है। उसने सऊदी अरेबिया के साथ में पैक्ट किया था, लेकिन जब सऊदी अरेबिया पे इतने सारे हमले हुए वो शांत बैठा रहा। अब उसने 13,000 के करीब अपने सैनिक और काफी सारे जहाज वहां पे भेजे हैं, लेकिन इनको भी जो कहा जा रहा है कि अगर दोबारा हमला होता है तो इनको डिफेंस के लिए यूज किया जाएगा। अगर ये गलती से भी ऑफेंसिव के लिए यूज हो गए तो पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत बड़े संकट में आ सकता है, क्योंकि जब उनसे पैसा वापस मांगा गया था तो इन्होंने कहा था कि हम उनके मुंह पे फेंक फेंक के पैसे मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान किसी स्थिति में है नहीं। तो देखिए, जो पाकिस्तान का जो भी एटीट्यूड होता है या पाकिस्तान का रोल होता है या उसकी विचारधारा होती है, एवरीथिंग इज गवर्नड बाय मनी। जो उसको पैसा देता है पाकिस्तान उसके हिसाब से चलता है, और इसीलिए देखिए IMF से बार बार उसको बेल आउट कौन करा रहा है? इट इज अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की बहुत अच्छी पकड़ इन सब पे है। और इसीलिए वो, चाहे हम उसको कह सकते हैं कि उसका दोहरा फेस है, पाकिस्तान का तो नेशनल कैरेक्टर ही दोहरे फेस का है। देखिए, हम कभी भी वो क्या कहते हैं करते हैं, उनके नेता जिस तरह के कैरेक्टर डबल फेस हो सकता है मैडम, लेकिन अगर इस इंटरेस्ट पर वो चल रहे हैं कि दुनिया में शांति लाई जाए, शांति दूत के तौर पर अगर वो स्थापित कर रहे हैं, तो दैट पर्सन और दैट कंट्री शुड मीडिएट ऑन बोथ ग्राउंड्स। वो ईरान के लिए भी खड़ा होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू अमेरिका एंड इजराइल। दोनों की बातें तभी एक पेज पर आ पाएगी, लेकिन मीडिएशन से इतना कमजोर है तो आगे आप क्या उम्मीद करेंगी? रितु जी, मीडिएशन के लिए आपका पावरफुल होना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन दोनों कंट्री से जिनका आप मीडिएशन करा रहे हैं। देखिए, जो बाहुबली होता है ना, वही दो कमजोर लोगों का मीडिएशन करा सकता है। जो खुद से ही कमजोर है वो क्या मीडिएशन कराएगा? देखिए, ये जो पाकिस्तान है इसको मीडिएशन के लिए इसलिए चुना गया था। पहली बार तो अमेरिका और ईरान दोनों एक पैरेलल लाइंस हैं, ये ना मिलने वाली लाइंस हैं। मैम, पावरफुल से तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। आप कहना चाह रही हैं कि बहुत पैरेलल, रितु जी, पैरेलल लाइंस है। पावरफुल अलग बात है, ये पैरेलल लाइंस है। दूसरी चीज है, देखिए, चाइना इसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगा हुआ है, रशिया इसमें लगा हुआ है, और ईरान को ये एक मुस्लिम देश में इसलिए लाना चाहते थे मीडिएशन के लिए, ताकि एक मुस्लिम वर्ल्ड है उसको भी एक तरीके से बताया जा सके कि भाई हम उतने एंटी मुस्लिम्स नहीं है जितना हमें कहा जा रहा है। दूसरा, विदाउट आस्किंग चाइना, ईरान अपना कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है, दैट इज वेरी क्लियर। और चाइना पाकिस्तान के भी क्लोज है बिकॉज ऑफ द सी पैक एंड अदर थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इस लोकेशन को बहुत स्ट्रेटेजिकली चुना गया है। चीन का समझ आता है मैम, चीन का समझ आता है कि चीन अगर ये मीडिएशंस करता है तो उस बात में कुछ बल होगा, बिकॉज एक कॉन्ट्रास्ट देखिए अमेरिका और चाइना का, तो दोनों ही एक इक्विवेलेंट फोर्स के तौर पर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान से ये उम्मीद करना, जो अपने देश में लोगों को, आवाम को खाना, पानी, दाना, राशन ये सब नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनकी तरफ से मीडिएशंस करवाना और इस इम्पैक्ट के साथ करवाना कि मिडिल ईस्ट की तस्वीर सुधर सके, ये बहुत बड़ा लगता है मुझे सवाल।
ऋतु जी नहीं, देखिए उन्होंने सिर्फ अपनी जमीन दी थी। सोल्यूशन और वेन्यू देने में बहुत फर्क होता है। Absolutely. पाकिस्तान ने सिर्फ उनको जमीन या एक सेफ जगह प्रोवाइड कराई थी। उससे ज्यादा पाकिस्तान का कोई भी रोल इस मीडिएशन में नहीं था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हम जानते हैं। अगर देखिए भारत जैसा कोई पावरफुल देश इस चीज को मीडिएट करता और डोनाल्ड ट्रंप जैसा वो पलट जाते हैं, या जिस तरह से किरकिरी अभी इस समय पाकिस्तान की हो रही है, तो ये चीजें हमें समझ में आती है कि वो कोई भी पावरफुल देश इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि मीडिएशन और वेन्यू प्रोवाइड करने में, सोल्यूशन प्रोवाइड करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम इस चीज पे बहुत क्लियर हैं कि पाकिस्तान ने कोई मीडिएशन नहीं किया है। उसने सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी में छुट्टी की थी 2 दिन की, अच्छा खाना खिलाया है और अच्छे होटल्स दिए हैं, सेफ पैसेज। There's nothing more. Mediation is much more powerful word than this. So I think मेरा पैनल भी इससे एग्री करेगा कि it was not a mediation. ये तो वो भी नहीं था कि जैसे शादी होती है तो उसमें बिचौलिए लगते हैं, ये तो वो भी नहीं था। ये सिर्फ ऐसा था कि आपने एक जगह हायर कर ली है जहां पे आपने डेट और टाइम दे दिया, उनको पैसे दे दिए कि भाई हम शादी करने यहाँ आ रहे हैं, बाकी अरेंजमेंट्स आप देख लीजिए। इसमें एक जवाब रमेश ठाकुर जी का मैं चाहती हूँ। रमेश जी, हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी मानसी जी बता रही थी, लेकिन बहुत उछल के और बहुत एक इम्पेशेंट अंदाज में वहाँ की जो प्रतिनिधि है वो सामने आते हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान की तरफ से जितने भी उस दौरान पोस्ट सामने आए। उन्होंने तो इतना बड़ा दावा किया कि दुनिया में शांति दूत कोई है तो वो पाकिस्तानी है। अब ये बात अलग है, अंदर खाने हम देख रहे हैं आतंकिस्तान एब्रीविएशन यूज किया जाता है, और इसराइल ने फिर धमकाया ख्वाजा आसिफ के उस बयान पर जब उन्होंने कैंसरस बोला बेंजामिन नेतन्याहू को। तो इस तिगड़ी में ये महाजंग कहाँ जाती हुई आपको नजर आ रही है, स्पेशली ऑन दी फैक्ट ऑफ मीडिएशन? अगर अब दूसरा पार्ट होगा वो भी क्या पाकिस्तान में होगा या कोई और वेन्यू चूज किया जाएगा? पाकिस्तान, IMF, जितने भी वर्ल्ड बैंक जहां जहां से कर्ज लेता था, उन सब ने इनको ग्रे लिस्ट में डाला। ये तब डाला जब पाकिस्तान को अमेरिका ने ही इनको आतंकवादी देश घोषित किया था। अब मैम ने जो कहा, बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। यहाँ तो सिर्फ वो हो रहा है, भैया हमारे जगह पे शादी का टेंट तंबू लगा हुआ है, आप बारात लेके आओ इस डेट पे और आप करके चले जाओ, हम आपको जो समझेगा खाना पीना हम आपको खिला देंगे। बस ये वार्ता इतने भर की रही है। अगर ये और कोई कंट्री अगर बीच में आ जाती है, अगर भारत आ जाता या चाइना आ जाता जिनसे उनकी बनती नहीं है, या और भी कोई देश अगर आ जाता, तो उसमें थोड़ी बहुत ये वर्ल्ड थोड़ी उम्मीद रखता कि इसमें कोई ना कोई हल निकलेगा, विमर्श निकलेगा, सकारात्मक बात होगी। वो ऐसा हो नहीं पाया। अब पाकिस्तान पे अमेरिका क्यों डोरे डाल रहा है, ये जग जाहिर है, क्योंकि उनके यहाँ एक एयरवेस बना हुआ है, पहले से दूसरे एयरवेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि वो मिडिल ईस्ट और जितने भी एशियाई देश हैं उस पे वो किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए। अब यहाँ पे जिस तरीके से ऊर्जा संकट हो रहा है, मुझे लग रहा भारत में तो है ही, ये पूरे खाड़ी देश उनकी चिंता कोई नहीं कर पा रहा। 9 करोड़ खाड़ी देश में जो आवाम रहती है और उनमें 85 लाख हमारे भारतीय लोग हैं। अगर उनको दिक्कत हो रही है तो इनको भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है इस पे ध्यान देना चाहिए। किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन ये लड़ाई है बहुत अब आगे बढ़ चुकी है। और इसमें अमेरिका की जैसे बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एतबार कोई कैसे करे, वो 10 मिनट पहले क्या कहते हैं और 11वें मिनट में क्या कहते हैं वो बदल जाते हैं। उनकी कैबिनेट को नहीं पता, व्हाइट हाउस को नहीं पता, टाइपिस्ट जब तक उनके बयान को टाइप करते हैं उससे पहले उनका बयान बदल जाता है। वहां के लोग परेशान हैं, हम क्यों परेशान हो गए, पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए उनकी बात पे कोई एतबार नहीं कर पा रहा, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और हम तो कहें उनकी सेहत अच्छी रहे और लंबे जिए, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं वो मानसिक रूप से भी सही नहीं रहे, कुछ ऐसी बीमारियां उनकी निकल के आ रही हैं जो उनके देश और उनकी कर दिया। इसी सवाल के साथ रोहित जी आ रही हूँ मैं आपके पास, उसके बाद यूके देवनाथ सर आपके पास आती हूँ। रोहित जी, एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ तो आपने जैसा बताया ही था कि ईस्टर का मौका था, ईस्टर के दौरान जो तस्वीरें दिए, जो बयान दिए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। फिर खुद को जीसस क्राइस्ट बता देना, दूसरी तरफ एक मॉडल के तौर पर एक रेसलर को बता देना, फाइट देखने जाना और फाइट के बीच में उस रेसलर को बुलाकर ये कहना आप तो मॉडल लगते हैं, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। इस जंग के बीच में इस तरीके का स्टांस, ये क्या इग्नोरेंस है
या ये जानबूझ के कर रहे हैं या फिर कुछ दिक्कत है एक्चुअल में? एक चीज, ट्रम्प को ना पागल दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रम्प पागल है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सारा उनकी पीआर टीम मैनेज करती है। और ये दिखाने का मतलब क्या है, क्यों दिखाया जा रहा है कि ट्रम्प कोई भी एक्शन ले सकता है, मतलब इससे बड़े एक्शंस भी ले सकता है। लेकिन पिछले आधे घंटे में जो खबरें आई हैं उसमें ये खबर है कि चाइनीज ओन टैंकर जिसका नाम है रिच स्टारी STARRY, उसने गल्फ ऑफ हार्मोज को आज सैंक्शंस को ये जो ब्लॉकेड है इसको इग्नोर करके गल्फ ऑफ हार्मोज को क्रॉस किया है। खबर ये भी आ रही है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स थर्सडे को हो सकती है, पोटेंशियली इस्लामाबाद या जेनेवा। और तीसरी चीज ये कि ईरानियन वैसल्स ने कुछ ने अभी पिछले 5-6 घंटे में क्रॉस करने की कोशिश की। एक का नाम मैंने आपको बताया था फरहान, दूसरे ने भी पास करने की कोशिश की है। फरहान तो क्रॉस कर गया, फरहान निकल गया, लेकिन वहां पर USS ट्रिपोली खड़ा है हार्मोज के पड़ोस में, तो क्रॉस कर गया, उसके बाद भी उसे टारगेट किया जा सकता है। ये बात अमेरिका की तरफ से आ रही है कि निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां बैठे। कहीं लक्षद्वीप के आसपास उनका जो शिप है एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन, अब्राहम लिंकन, वो भी खड़ा है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, USS जॉर्ज W बुश एयरक्राफ्ट कैरियर वो मूव कर रहा है इस समय ईरान की तरफ, लेकिन वो रेड सी को अवॉइड कर रहा है और वो अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब कि उन्हें अब वो कोई रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम लोगों ने स्वेज कैनाल क्रॉस की तो कहीं गल्फ ऑफ एडन के आसपास उसे टारगेट किया जा सकता है। मैटर तो सीरियस है और अमेरिका कितनी एहतियात बरत रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ट्रम्प जो है उसको पागल डिक्लेयर करने की कोशिश की, मतलब बिल्कुल ऐसे आप ये कह रहे हैं कि है नहीं, दिखाया जा रहा है, बस हाथी के दांत खाने की कुछ है, दिखाने की कुछ है। वो कोशिश की जा रही है कि आप लोग अलर्ट रहिए। ये तो अभी शुरुआत है, अगर आप इस तरीके की सिचुएशंस बनाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप इज वे अहेड, वो इससे भी बड़े फैसले ले सकते हैं। यूके देवनाथ सर, बात होती थी ड्रग्स कार्टेल को लेकर या नार्को टेररिज्म को लेकर, या पूरी दुनिया में एक जो ग्लोबल पुलिसिंग का झंडा डोनाल्ड ट्रंप उठाए लिए चलते हैं। अब अगर वेनेजुला के केस में देखें, क्यूबा के केस में देखें, ग्रीनलैंड के केस में देखें, हमें सिमिलर पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आया, लेकिन वो पैटर्न यहाँ पर आकर खुद ही दम जो है उसने छोड़ दिया, वो उसने घुटने टेक दिए, क्योंकि ईरान में ये चल नहीं पाया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका आप क्या मान रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका दुनिया में अलग अलग जगह अपनी पैंठ बढ़ाने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। इतना क्या कि मैं इतना कहूंगा कि ईरान में उसकी दांव इसलिए नहीं चली क्योंकि ईरान के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने आज से 6 महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर दिया था कि ईरान अपनी सीमित मिलिट्री पावर के बदौलत, उनकी बहुत छोटी सी मिलिट्री है, छोटी सी नेवी है, छोटी सी एयरफोर्स है, लेकिन उसके साथ ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं क्योंकि जियोग्राफिकल एडवांटेज ईरान का है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के इस ब्रीफिंग को इग्नोर कर दिया। CIA रिपोर्ट भी बहुत क्लियर थी कि ईरान के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि जब एक बार हमला शुरू करेंगे, बॉम्बिंग शुरू करेंगे, तो ईरान के अंदर जो वेस्टर्न सोच वाले लोग हैं वो फिर से आयतला की सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे। डेफिनेटली यूके देवनाथ सर, और अभी ये मुद्दा जो शुरू हुआ था इस्लामिक का, एक तरह से एक द्वेष जो था सऊदी में या ईरान में या कतर में, हमने तमाम कंट्रीज को देखा, इस्लामिक वर्ल्ड में देखा, एक पेज पर नहीं आ पा रहे थे। और एक तरफ से इस्लामिक वर्ल्ड का उम्मा बनने की कोशिश, इस्लामिक उम्मा नहीं बन पाया, और खासतौर पर जो एक लीडर बनने के लिए, चाहे टर्की हो चाहे सऊदी हो, वो कंपैरेटिवली एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, जिस वजह से कहा जा रहा है कि बैकफायर भी किया ईरान को। अब आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। आप तमाम मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हुए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट TV पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।